नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। बड़े दिनों से जिसका इंतजार था, बीजेपी की नई टीम, बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम कैसी होगी, वो तस्वीर आज सामने आ गई है। बीजेपी की नई टीम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें किस तरह की तस्वीर होगी, किन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, किन नेताओं की एंट्री होगी, किन को एग्जिट मिलेगा। तो आज सब चीजें सामने आ गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दोबारा बीजेपी की सांगठनिक ढांचे में लौट आई हैं। अमित मालवीय बीजेपी सोशल मीडिया के इंचार्ज, उनको अब यहां से हटा दिया गया है, उनको बाहर कर दिया गया है। और अमित मालवीय के पीछे क्या कहानी है, क्या ये बीजेपी की पूरी टीम के पीछे का राजनीति है, ये तमाम चीजों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पुराने साथी, दोस्त, वरिष्ठ पत्रकार संतोष पाठक भी जुड़ गए हैं। संतोष भाई, बड़े लंबे समय तक आपने भी बीजेपी को देख रहे हैं, ऐसा क्या समझ में आया नई टीम को देखकर? विक्रांत भाई, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। और नई टीम का ऐलान हो गया, आधी अधूरी टीम का ऐलान हुआ है, क्योंकि जो सबसे ताकतवर बीजेपी में फैसला लेने वाली इकाई है भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड, और जो टिकटों का बंटवारा करता है केंद्रीय चुनाव समिति, अभी उनके सदस्यों की लिस्ट आनी है। प्रवक्ताओं वाली लिस्ट भी अटकी हुई है। हालांकि प्रवक्ताओं वाली लिस्ट से मैं थोड़ा सा शुरू करता हूं आपको। दिक्कत बीजेपी के साथ क्या हो गई है कि अब मोदी जी की तरफ भाजपा में किसी को सवाल सुनने की आदत रह नहीं गई। पिछले कुछ वर्षों में जो मेन स्ट्रीम मीडिया बदली, एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठता है, एक संघ का विचारक बैठता है, एक पत्रकार बैठता है जो भाजपाई सुर गाता हुआ नजर आता है, और एक होती है एंकर। तो ये तीन लोग बीजेपी प्रवक्ताओं को सपोर्ट करने के लिए बैठते थे। जंतर मंतर पे छोटे हमारे बच्चों ने, 18 19 साल 20 साल के बच्चों ने ऐसी हालत कर दी है कि अब मजबूरी में ही सही एंकरों को थोड़े बहुत क्रांतिकारी भाव के साथ एंकरिंग करनी पड़ रही है। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता अब इधर उधर घूमते हुए रह रहे हैं। मेन टॉपिक पर, एजेंडे पर आप देखते होंगे कि टीवी डिबेट में वो बैठते ही नहीं है। तो अब कैसे लाएंगे? प्रदीप भंडारी को सह संयोजक बना दिया है, तो क्या प्रदीप भंडारी टाइप के ही प्रवक्ता होंगे उछल कूद करने वाले? सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ता कहां जाएंगे? ये तमाम चीजें अभी इस पर डिस्कस होना है। लेकिन हम आधी अधूरी लिस्ट पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन एक चीज बड़ी दिलचस्प है विक्रांत भाई, महिला आरक्षण। महिला आरक्षण परिसीमन बिल, 2/3 बहुमत। इस देश के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा कि 1 से 2 महीनों के अंदर देश की बड़ी बड़ी पार्टियों को, दो पार्टियों को तोड़ दिया गया, तीसरे को एक तरह से पूरी की पूरी पार्टी ही अपने खेमे में ले आए। ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ दी, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, शरद पवार पूरे के पूरे साथ आने के उसमें तैयार बैठे हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। किस नाम पे किया इन्होंने? महिला आरक्षण के नाम पे, महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पे। हालांकि ये बिल परिसीमन वाला है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा, सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी राजनाथ सिंह ने, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उस कमेटी ने यह फैसला किया था कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में 33% जो जगह है वो महिलाओं को दी जाएगी। और वो दिन है, और आज का दिन है जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी। मैं तब की बात कर रहा हूं। पिछले 13 14 15 सालों में बीजेपी अपनी टीम में महिलाओं को 33% जगह नहीं दे पाई। और मेरे हाथ में जो लिस्ट है, ये बीजेपी के पूरे झूठ को बेनकाब करता हुआ नजर आता है कि आज भी वो 33% महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए। मैं बता देता हूं आपको, उपाध्यक्ष, हालांकि उपाध्यक्ष कोई महत्वपूर्ण पद नहीं होता है बीजेपी की हायरकी में, कोई काम नहीं होता है उपाध्यक्ष के पास, ये बिल्कुल सही बात है। बड़ी सिर्फ सेरेमोनियल टाइप पोस्ट है वो। हाँ, और सिर्फ उपाध्यक्ष में ज्यादा महिलाओं को दे दिया ताकि थोड़ा बहुत हम कह सके कि नहीं भैया इतने फीसदी तो पहुंच गए, 33% नहीं पहुंचे। 13 उपाध्यक्ष का ऐलान किया, उसमें महिलाएं 6 हैं। लेकिन जो सबसे ताकतवर पद है, राष्ट्रीय महासचिव, 8 नेताओं का ऐलान किया गया है। उस 8 नेता में महिला सिर्फ एक है, स्मृति ईरानी, जिनकी वापसी हुई है। हालांकि उनकी वापसी की कहानी कुछ और है, वो उनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, वो भी चर्चा करेंगे। और राष्ट्रीय सचिव, 16 पद राष्ट्रीय नेताओं के सचिव के निकाले हैं, उसमें से सिर्फ 3 महिला है। अब इसको काउंट करके देख लीजिए कि कितना आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने अपने महिला नेताओं को दिया है। ये दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी है इस लिस्ट में। ऐसा लग रहा है कि भाजपा को एक्सटेंडेड फॉर्म में, बड़े एक अच्छे संघ के नेता कुछ दिन पहले मजाक में कह रहे थे, जब पंजाब वाला वाक्य आया तो वो कह रहे थे कि हमें तो नाम डाल देना चाहिए, एक्सटेंडेड भारतीय जनता पार्टी पंजाब यूनिट, एक्सटेंडेड कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पंजाब यूनिट।
क्योंकि और तमाम संदीप कांग्रेसी पाठक मंत्री बन गए हैं, तो अब लग रहा है कि राघव चड्ढा की केंद्र में मंत्री की किस्मत खुल सकती है, लॉटरी खुल सकती है। एक को संगठन में मंत्री, दूसरे को मंत्रिमंडल में मंत्री। नहीं, अब उसको डिमोशन कह सकते हैं आप, क्योंकि राष्ट्रीय हाँ, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव हुआ करते थे संदीप पाठक। हाँ, अध्यक्ष के बिल्कुल। बाद, अब संयोजक के बाद तो संगठन नंबर 2 की महासचिव पद थे, है। बिल्कुल। हाँ, हम्म, अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 की पोजीशन, जैसे बीजेपी में नितिन हाँ, नवीन के बाद बीएल संतोष हो गए। अब वो बिल्कुल। राष्ट्रीय सचिव रह गए हैं, सिर्फ हम्म, सिर्फ राष्ट्रीय सचिव रह गए। और 24 घंटे सातों दिन डेटा वाला काम उनको करना पड़ेगा, शायद डेटा एक्सपर्ट की तरह से वो काम करेंगे। मुझे किसी ने हाँ, बताया कि कैसी उपयोगिता है उनकी, तो हाँ, डेटा वाली उपयोगिता तो उनकी है, तो उस डेटा वाली उपयोगिता का इस्तेमाल किया जाएगा। और शायद हाँ, पंजाब से कुछ विधायकों को चुनाव के समय तोड़ने के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब वो कितने टूटेंगे, वो तो आने वाली बात है। लेकिन ये लिस्ट अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की परेशानी को बयां करता है कि मोदी जी अब इतने परेशान हो गए हैं कि वो चाह कर भी एक यंग लिस्ट नहीं बना पाए हैं। देखिए, बीजेपी की जो हम लोग, मैं अपने बिहारी भाषा में कहता हूं कि हमारे बिहार में एक कहावत है, थेथरोलॉजी, कि आप कुछ भी हाँ, करते रहिए, वो कहेंगे कि जी हमने सही किया है, हमने कहा, हाँ, हमने युवा टीम बना दी। आपने कैसी युवा टीम बनाई? इसमें राजनाथ सिंह के करीबी हुआ रिश्तेदार होते थे अरुण सिंह, राष्ट्रीय हाँ, महासचिव और कार्यालय प्रभारी, छुट्टी कर दी आपने। हम्म, मोदी जी दिल्ली आने से पहले अपने दूत अमित शाह को भेजे थे राष्ट्रीय महासचिव बनाकर, राजनाथ सिंह की टीम। योगी जी हाँ, भी दिल्ली आने से पहले राधा मोहन दास अग्रवाल को राष्ट्रीय महासचिव बना के दिल्ली भेजा था। इस बार उनकी हाँ, भी छुट्टी कर दी गई। तो ये हाँ, दोनों नेताओं के करीबियों की छुट्टी हो गई। हालांकि योगी शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड में आ सकते हैं। तरुण चुग, अब उनको प्रमोशन कह लीजिए या डिमोशन कह लीजिए, इस तरह की हम्म, स्थिति बनती कब है? जब पार्टी में उहापोह की स्थिति होती है। अरुण सिंह मुख्यालय प्रभारी भी थे और राष्ट्रीय महासचिव भी थे। तरुण हाँ, चुग राष्ट्रीय महासचिव थे। अब वो राष्ट्रीय महासचिव नहीं रहे, सिर्फ कार्यालय प्रभारी रह गए। ये बात अलग है कि अब उनके हस्ताक्षर से लेटर जारी हुआ करेंगे, लेकिन तरुण चुग इसको प्रमोशन माने या डिमोशन माने, वो अलग बात है। आईटी सेल का जिक्र आपने कर दिया, अमित मालवीय हम्म, की छुट्टी हो गई। कई सारी वजह थी कि अमित मालवीय अपना कद पार्टी से बड़ा कर चुके थे। अब हम्म, पार्टी से बड़ा कैसे करेंगे? और एक बात और थी, पिछले कुछ महीनों में अगर आप हम्म, कंपेयर करें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी सोशल मीडिया पर, तो नरेंद्र हाँ, मोदी पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे और हम्म, अमित मालवीय एक ब्रांड अपने आप को बना चुके थे। अब मोदी ब्रांड के सामने कोई और अपने आप को ब्रांड बनाएगा, शायद ही इसको कोई गवारा नहीं है। तो एक तरह से हम्म, उनकी छुट्टी हो गई। हालांकि वो अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री का जो सोशल मीडिया टीम है, शायद उसमें उनको कुछ जगह मिल सके। सबसे और जो महत्वपूर्ण था, जो बीजेपी का राष्ट्रीय मीडिया टीम थी, अनिल बलूनी हाँ, अपनी जगह बचा पाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन जो उनके हम्म, डिप्टी हुआ करते थे, संजय मयूख हम्म, साहब की विदाई हो गई है। हालांकि अनिल बलूनी को भी 3 हैंड दे दिए गए हैं, यानी हाँ, आशीष उषा अग्रवाल जो मध्य प्रदेश से, प्रदीप हाँ, भंडारी दिल्ली से पत्रकार रहे हुए, और सिद्धार्थ यादव हम्म, के साथ एक और दिलचस्प चीज है, जो मैं भी लगातार कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है विक्रांत भाई, सुधा इकलौती यादव। महिला हम्म, सुधा यादव है। अब सुधा हम्म, यादव के बेटे हैं सिद्धार्थ यादव, हम्म, ये मीडिया टीम में आ गए हैं। इसका मतलब है कि सुधा यादव अब संसदीय बोर्ड की सदस्य नहीं रहेंगी। लेकिन बिल्कुल उनकी अब छुट्टी यहां लग पे रही है। सवाल यह है कि मोदी, शाह और नितिन नवीन और मोहन भागवत, इन हम्म, 4 लोगों को कौन सी महिला नेत्री स्मृति ईरानी से ज्यादा पावरफुल लगती हैं कि स्मृति हम्म, ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बना के छोड़ दिया गया और सबसे ताकतवर फैसला लेने वाली इकाई संसदीय बोर्ड में स्मृति ईरानी की बजाय कौन सी महिला नेत्री को जगह दी जाएगी? क्योंकि एक महिला नेत्री तो उसमें जरूर आएगी। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक बात बोली। और ये जो ये सोशल मीडिया टीम में जो पूरा बदलाव किया, क्यों अमित मालवीय को हटाया गया, क्या केवल यही कारण था, या पिछले दिनों जो पूरा मैनेजमेंट खराब हुआ, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के बिल्कुल पूरी तरीके से पिछड़ गए परसेप्शन के मामले में, और जिस तरीके से जो पूरी एक छवि थी प्रधानमंत्री की, मोदी जी की, तमाम चीजों की, सरकार की, वो जिस तरीके से छंद बिंद होती रही, लगातार टूटती रही, क्या वो भी एक बड़ा कारण था कि बिल्कुल नहीं संभाल पाए सोशल मीडिया पर? देखिए, बिल्कुल विक्रांत भाई, अब बीजेपी को पुराने नैरेटिव से अब हटना पड़ेगा। कोई प्रोटेस्ट करेगा, आप उसको देशद्रोही बता दोगे, आप उसको पाकिस्तानी बता दोगे। किसान आके बैठे रहते हैं, आप खालिस्तानी बता देते हो। नोएडा में मजदूर प्रोटेस्ट करते हैं, पाकिस्तानी बता देते हो। छात्र आकर, युवा आकर प्रोटेस्ट करते हैं, आप उनका चाइना कनेक्शन ले आते हो। सोनम वांगचुक का आप वो फिर चाइना कनेक्शन ले आते हो। मेरा ये कहना है कि ठीक है, मैंने मान लिया एक बार आपकी बात को, हम्म, लेकिन वो तभी क्यों याद आते हैं जब वो दिल्ली की सीमा पर पहुंच जाते हैं अपनी आवाज लेकर। हम्म, अब सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, जाओ ढूंढो, चाइना का कनेक्शन ढूंढ सकते हो, गिरफ्तार करो, मुकदमा चलाओ। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइट किया तो तुरंत जेल से रिहा कर दिया आपने। ये जो अमित मालवीय टाइप का जो नैरेटिव है कि हम्म, जैसे ही कोई खबर आए आप उसको तुरंत विदेशी एंगल दे दो, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जैन जी
और उनसे भी जो नए बच्चे अब जो उतर रहे हैं, स्कूलों के बच्चे उतर रहे हैं, अब बीजेपी को अपने स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को बदलना है। तो इसमें कई सारी चीजें एक साथ इकट्ठा हो रही थी। पहली चीज तो अमित मालवीय अपनी छवि बड़ी बना चुके थे। दूसरी बात, ये बड़ी अजीब सी बात होगी लेकिन ये है कि कई बड़े बड़े मंत्री गिड़गिड़ाते थे अमित मालवीय के सामने कि यार मेरे सोशल मीडिया को जरा पुश कर दो। अब ये अमित मालवीय तय करते थे कि कौन से मंत्री का काम करना है, कौन से मंत्री का नहीं करना है। जाहिर सी बात है कि फोकस ऑफ एरिया दूसरा हो गया था। पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी थे, वहां भी लेकर बहुत सारे आरोप लगे और हमने देखा कि जैसे ही पश्चिम बंगाल का नतीजा आया, अमित मालवीय की तरफ से कुछ चुनिंदा बड़े पत्रकारों को मैसेज भेजे गए इस बात के लिए कि भाई पश्चिम बंगाल की जीत का श्रेय अमित मालवीय को भी दे दो जो सह प्रभारी है। हाँ, प्रधानमंत्री को मत दो, अमित शाह को मत दो, शुभेंदु अधिकारी को मत दो, प्रभारी को मत दो, सह प्रभारी को दो। ये तमाम चीजें एक के बाद एक क्लब होती चली गई और सबसे बड़ी बात है कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ये जो युवाओं का आंदोलन हुआ और पिछले 3-4-5 महीनों से मोदी सोशल मीडिया पर जिस तरह से अनपॉपुलर होते जा रहे हैं। और एक और बड़ी बात है, अब बहुत सारे लोगों ने गौर किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मैंने उस चीज को गौर किया है। आज से 6 महीने पहले अगर आपने बीजेपी के खिलाफ कोई स्टोरी करी हो, जो लोग आपको गरियाने आते होंगे या जो लोग मुझे गरियाने आते हैं या जो लोग हर बड़े पत्रकारों को गरियाने आते हैं, वो सब 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 वाले फॉलोअर वाले होते थे, सब्सक्राइबर वाले होते थे। अब आप गौर कीजिएगा, पिछले 1 महीने में जो आपको गरियाने आते होंगे वो 15, 20, 50, 100, 500, 700, 1,000 फॉलोअर वाले हैं। बहुत कम फॉलोअर वाले। कहाँ गए वो पुराने लोग? उन पुराने लोगों की छुट्टी हो गई, सिस्टम से क्या आउट हो गए? क्या पुराने, क्योंकि इससे पहले कई बार बीजेपी में आरोप लगता है कि भैया वो पैसा नहीं देते हैं अपनी टीम को पूरी तरह से। अब कितना सच है कितना गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन जो बड़े बड़े फॉलोअर सब्सक्राइबर वाले लोग कहाँ चले गए? और ये 100, 200, 50, 60 वाले सब्सक्राइबर आए, इनके दम पर तो मोदी साहब की लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये कर नहीं पाए। आपको क्या चेक करना था? आपको युवा टीम बनानी थी, लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वही बताता है कि मोदी शाह की पूरी चली नहीं। सबसे पहला नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया का, और वसुंधरा राजे सिंधिया की उम्र है 73 साल। राजस्थान के मुख्यमंत्री हमेशा ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं बेचारे। प्रशासन पे पकड़ है नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ है नहीं। एक बार ठीकरा भूपेंद्र यादव पे फोड़ दिया, वो खेजड़ी और पीपल वाला जो लफड़ा हो गया था, बेचारे भूपेंद्र यादव के स्टाफ की कईयों की छुट्टी हो गई। लेकिन वो हमेशा डरे समय से रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया कभी भी उनकी सरकार गिरा सकती है। वसुंधरा राजे की एक तरह से चूंकि वो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती। 46 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष और 73 साल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप दोनों में गैप देख लीजिए कितना ज्यादा है। वसुंधरा को लेना पड़ा, इसका मतलब आपको कई मामलों पर झुकना पड़ा, कई मामलों पर आपको समझौता करना पड़ा। ये बात बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है और ये कहेंगे बड़ी अच्छी टीम है जी, युवा टीम है। तीरथ सिंह रावत कौन से? तीरथ सिंह रावत मोदी और शाह की विफलता के सबसे बड़े एग्जाम्पल। तीरथ सिंह रावत को पुष्कर धामी से पहले उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया और अपने शानदार मोदी स्टाइल वाले बयानों के जरिए बदनाम हुए और उसके बाद पार्टी ने इनको विधानसभा नहीं भेजा और इनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस आदमी को अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। राम माधव भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास के इकलौते नेता हैं। आज अभी उन्होंने छोड़ा या नहीं छोड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन वो एक ही समय आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। अब ऐसी कौन सी चीज है? राम माधव को लेने का प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब राम माधव को झंझोना पकड़ा दिया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाइए और उसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि बड़ा पद जो है वो राष्ट्रीय महासचिव का है। तो ये तमाम चीजें उन्होंने कॉम्बिनेशन जरूर बनाने की कोशिश की। बिहार को एक तरह से ठेंगा दिखा दिया उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के हैं, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं मिला। ऋतुराज सिन्हा राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे पुरानी वाली टीम में। एसआईएस कंपनी के जो मालिक है आरके सिन्हा, उनके बेटे हैं। और ये रविशंकर प्रसाद वाली लोकसभा सीट पर पिछली बार लगभग तय था कि टिकट मिलना है, वो आखिरी समय पर रविशंकर प्रसाद ने खेल कर दिया। राष्ट्रीय सचिव को हटाकर ऋतुराज सिन्हा को प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक बनाया गया। आप ये इसको प्रमोशन कह लीजिए या डिमोशन कह लीजिए, ये पूरी लिस्ट ये बताती है कि बीजेपी में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। और अभी 22 अगस्त को ये नए पदाधिकारियों की बैठक होगी, पहली बैठक होगी। अब इसमें दिक्कत कहां से आएगी? पहले तो जो राष्ट्रीय मीडिया टीम जो इन्होंने बना दिया है, तरुण चुग के साथ नीचे 3-3, अनिल बलूनी के साथ नीचे 3-3, क्या इनमें वो कॉम्बिनेशन बन पाएगा? क्योंकि शहजाद पूनावाला का इस्तीफा देने के पीछे जो बड़ी कारण बताई जा रही है, शहजाद पूनावाला में क्या असल कहानी है, क्या जिस तरीके से उन्होंने जो अपना पत्र आज सार्वजनिक किया
और उसमें लिखा कुछ घटनाओं और व्यक्ति के बारे में, तो क्या वो कहानी है, क्या कुछ कयास लग रहे हैं क्या उसको लेकर? तीन तरह की चीजें बताता हूँ इसमें। अभी देख, पहले तो शहजाद पूनावाला, हाँ नहीं, पहले पूरे घटनाक्रम बता देता हूँ आपको। जी। बीजेपी की पुरानी टीम में एक महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी जो पत्रकार भी थी। हाँ। पूरे करियर में उनको इंडिपेंडेंटली सिर्फ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला, हम्म, और वो भी तब जब मैंने नया नया चैनल अपना यूट्यूब का खोला था, और मैंने जब एक खबर की कि भैया एक महिला प्रवक्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, जेपी नड्डा साहब को, और उसमें बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुझे लगता है 9 सवा 9 बजे मेरी स्टोरी रिलीज हुई थी, और 20 मिनट बाद मैसेज आ गया कि वो महिला पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और एक ही उनको इंडिपेंडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली है। हम्म, दूसरी बात, शहजाद पूनावाला के साथ क्या था, जब शुरू शुरू में बीजेपी कवर करना शुरू किया था तो मुख्तार अब्बास नकवी थे, एक शायद मुझे याद है बलबीर पुन साहब थे, वो हाँ, बीच सुबह सुबह बाइट दे दिया करते थे, सुबह सुबह मीडिया का एजेंडा वो सेट कर दिया करते थे, 9:30 10 बजे के आसपास दुकान में। अब तो सुबह सुबह हम लोग हाँ, फील्ड में आ बिल्कुल, जाते थे। बिल्कुल। हाँ, हाँ, शहजाद पूनावाला भी सुबह सुबह वो एजेंडा सेट करते थे अपने बाइट वाइट के जरिए। प्रदीप भंडारी जब प्रवक्ता बने तो प्रदीप भंडारी ने भी सेट करना शुरू कर दिया। अब हाँ, दिक्कत यह है कि पत्रकार गिने चुने ही है, चैनल गिने चुने ही है, एजेंसी तो 3 ही है, तो उन्हीं को हाँ, रिलीज होना था। प्रदीप भंडारी, और ये बताया जाता है कि शहजाद पूनावाला की किसी बात पर भगदड़ हुई, और अब ये तय हो गया था कि प्रदीप भंडारी अब उनके बॉस बन गए। प्रदीप भंडारी अब अनिल बलूनी के साथ मिलकर तय करेंगे कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कौन नहीं करेगा। हम्म, शहजाद पूनावाला झगड़ा, और उसके बाद उनको लगा कि अब उनको हट जाना चाहिए, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, हम्म, क्योंकि बहुत सारी बातें कही जाती है कि कईयों के पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी वो मार्केट में आना शुरू होगा तो बहुत ज्यादा हंगामा मचेगा। ये चीजें अभी इतनी आसानी से निश्चित तौर पर खत्म होने वाली नहीं है। हम्म। और संतोष भाई, जो नई सोशल मीडिया टीम आई है दीपक महास्के के नेतृत्व में, अब जो है जिन्होंने अमित मालवीय की जगह ली है, सबने अपने ट्विटर अकाउंट लॉक कर लिए हैं या खाली कर दिए हैं। ये क्या अपने पुराने ट्वीट सब साफ, यानी कि कोई भी ऐसी बात पता नहीं लगने देना चाहते कि जो पहले आपने कहा है? क्या कुछ घबराहट है ये इन लोगों में, या कोई और कारण समझ में आता है? देखिए, जो ट्विटर अकाउंट, ये तो रेखा गुप्ता एपिसोड के बाद से थोड़े से सतर्क हो गए हैं कि रेखा हाँ, रेखा गुप्ता को जैसे ही मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके पुराने सारी चीजें निकल निकल के सामने आने लगी, तो वो हाँ, कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी एक वो बात थी। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज हो गया है जो मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया वाले मामले में नितिन नवीन की हाँ, चली है, क्योंकि अमित मालवीय की जगह जिनको सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है वो हाँ, छत्तीसगढ़ से आते हैं, और हम्म, छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी नितिन नवीन थे, तो वहां दोनों ने हाँ, मिलकर अच्छा काम किया, तो नितिन नवीन को लगा कि शायद इनको लाना चाहिए। लेकिन अब एक बड़ी बात तो ये है कि अब जो पैरामीटर अमित मालवीय सेट करके गए हैं, उस हम्म, पैरामीटर पे वो कितने काम कर पाएंगे दीपक मास्के, ये देखना पड़ेगा। वो हम्म, पैरामीटर पैरामीटर क्या है? झूठ फैलाना, बार बार हाँ। झूठ फैलाना, लगातार झूठ बोलते रहना, बार बार झूठ बोलते रहना, ये पैरामीटर जो है इसको सेट कर पाना। और ये संकट की घड़ी है, अब सब कुछ इजी नहीं रहने वाला है कि आपने कुछ हाँ, कहा और टीवी चैनल चलाने लग गए, क्योंकि टीवी चैनल का रेवेन्यू कम होता जा रहा है। अब जो टीम, उनके ऊपर अलग तरह का प्रेशर है, एंकर्स पे अपने अलग तरह का प्रेशर है, तमाम जगह छटनी का एक दौर शुरू हो चुका है, कुछ जगह शुरू होने वाला है। एक नाम बड़ा दिलचस्प है जो मुझे लगता है कि हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, पीयूष गोयल। ये मुझे हाँ, एग्जैक्ट वो मैं तो याद आने वाला था। हाँ, एग्जैक्ट वो इसमें ये याद भी नहीं है। जानना चाहूंगा आपसे संतोष भाई कि खजांची उनके पिताजी भी रहे, अब वो भी खजांची बन गए पार्टी के, लेकिन मंत्री भी हैं वो महत्वपूर्ण, और मंत्रिमंडल फेरबदल की भी चर्चा है कि वो भी जल्द होने वाला है। तो क्या वहां पर कुछ खतरा है? देखिए, ये एक बड़ा दिलचस्प हो गया। पीयूष गोयल साहब पहले भी कोषाध्यक्ष थे, और इनके हाँ, पास कॉमर्स मिनिस्ट्री है। कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो कि अमेरिका और बाकी देशों के साथ जो ट्रेड डील वाली बात है, वो इनके पास है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो अमेरिका से घोषणा हुई, जबकि ये अमेरिका के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे थे, और वो भी तब अमेरिका ने घोषणा कर दी जब संसद का सत्र चल रहा था। तो अब इनको लेकर थोड़ा सा संशय है। हालांकि जो कोषाध्यक्ष वाली जिम्मेदारी होती है फुल टाइम जिम्मेदारी होती है, तो हाँ, मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसमें अभी भी संशय की स्थिति है, क्योंकि इन्होंने अपना नेटवर्क जरूर ऑन कर दिया होगा। क्योंकि इनके पिता बड़े नेता रहे हैं, संघ से बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं, इनको समझ में आ गया कि भैया कुर्सी मंत्री की जा रही है, आखिरी समय तक ये कोशिश करेंगे। अब वो कितना कामयाब हो पाएंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात तय माना जा रहा है कि अब शायद 90 और 10% रख लीजिए कि पीयूष गोयल साहब मंत्री नहीं रहेंगे। अब पीयूष गोयल को किन के साथ काम करना है? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। हम्म, दूसरी चीज, अभी इसमें बहुत सारे क्लैश होने हैं। हाँ, स्मृति ईरानी का अपना एक अलग ऑरा है, और हाँ, स्मृति ईरानी का ऑरा
शायद मुझे लगता है राजनाथ सिंह या पता नहीं कौन अध्यक्ष होते थे जब वो महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, वो एक अलग हो रहा है। अब इसमें कोशिश ये की गई कि नितिन नवीन से बड़ा कोई ना आए जो नितिन नवीन को बाईपास करते, जैसे वरुण गांधी का नाम काट दिया गया। वरुण गांधी को भी एक तरह से रिहेबिलिट करना था, क्योंकि आपको गांधी सरनेम से लड़ना है, इसलिए वरुण गांधी को भी चुना गया था। लेकिन अंतिम समय पे शायद इसमें कुछ नाम लग रहा है कि आए हैं, तो वरुण गांधी को हटाना पड़ा। स्मृति ईरानी को चुनने की खास वजह थी, क्योंकि पिछला संसद का जो सत्र गया, स्मृति ईरानी अब राज्यसभा भी जाएगी बहुत जल्द, जो मेरी जानकारी है कि उनको राज्यसभा भी भेजा जाएगा। पिछला जो सत्र था, राहुल गांधी ने राहुल वर्सेस मोदी एंड अमित शाह की लड़ाई बना दी। बिल्कुल। गांधी परिवार के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था, किरण रिजिजू नहीं टिक पा रहे थे, जेपी नड्डा राज्यसभा में नहीं टिक पा रहे थे, सोनिया गांधी बिना बोले ही मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए उन्होंने जो दलित वाला जो दाव था, वो जबरदस्त दाव चल दिया था, वो जेपी नड्डा समझ नहीं पाए उसको। और फिर जब जांच की बात आपने कह दी तो इसका मतलब आपने गलती मान ली। तो इनको लगता है कि स्मृति ईरानी ज्यादा अच्छी तरह से राज्यसभा में डिफेंड कर सकती है, गांधी परिवार पे ज्यादा अच्छी तरह से हमलावर हो सकती है। वरुण गांधी का नाम मैं अभी भी खारिज नहीं कर रहा हूं, शायद ये हो सकता है कि वो राज्य मंत्री बने। अब वो राज्य मंत्री बनने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं तैयार होते, आपने राघव चड्ढा का जिक्र किया, राघव चड्ढा राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो ये उसी तरह के राज्य मंत्री होंगे जिस तरह के सचिव जो है वो संदीप पाठक बनाए गए हैं। फोकस का एरिया इनका देखिए, यूपी से लिए गए, पंजाब पे, चूंकि पंजाब विधानसभा चुनाव पर फोकस करना है तो एक तरह से उन पर भी लिया गया। लेकिन जो बात अब आ रही है संसदीय बोर्ड की, हाँ। संसदीय बोर्ड में कैसे होगा और क्यों नहीं हाँ। उसकी लिस्ट आई। संसदीय बोर्ड में ये तय हुआ था, जो मेरी सोर्सेज है, कि जब मोहन भागवत लखनऊ कई बार गए तो मोटे तौर पर यह तय हुआ था, क्योंकि इससे पहले संसदीय बोर्ड में मुख्यमंत्री रहते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश हाँ। के मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड के मेंबर थे। अब यह तय हुआ था कि योगी आदित्यनाथ संसदीय बोर्ड के मेंबर बनाए जाएंगे। लिस्ट आज ही आने की उम्मीद थी, अचानक देवेंद्र फडणवीस दिल्ली बुलाए जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस से प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है और फिर वो संसदीय बोर्ड वाला मामला अटक जाता है। फिर उधर असम वाले मुख्यमंत्री भी एक्टिव हो जाते हैं। अब एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनस्टॉपेबल हो गए। जैसे आप 13 के बाद समझ लीजिए कि मोदी को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। हाँ, हकीकत यही है, आप भले ही वो प्रधानमंत्री बने या ना बने, मैं नहीं कह रहा, योगी आदित्यनाथ को रोक पाना अब गुजराती लॉबी के लिए थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, इसलिए वो दो राज्यपाल उन्होंने उतार दिए। अब उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? देवेंद्र फडणवीस संघ की पसंद है और हेमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह की पसंद है, तो क्या 3-3 मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड में आएंगे? मुझे लगता है कि संसदीय बोर्ड के लिए फिर से एक बार पुनर्विचार होगा। आज जो है नितिन नवीन और बीएल संतोष महाराष्ट्र रवाना हो रहे हैं और महाराष्ट्र में 3 दिनों की बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक होनी है 19, 20, 21 अगस्त को। बैठक से इतर ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात होगी और तब संसदीय बोर्ड को लेकर चर्चा होगी। संसदीय बोर्ड का मैं थोड़ा सा आपको गणित भी बता दूंगा विक्रांत भाई। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 46 साल की उम्र है। नरेंद्र मोदी सितंबर में 76 साल के हो जाएंगे, चूंकि वो सरकार के मुखिया है तो वो उसमें बने रहेंगे। अमित शाह 61 साल के हैं, वो भी संसदीय बोर्ड में बने रहेंगे। राजनाथ सिंह पिछले महीने 75 साल की उम्र पूरी हो चुकी और राजनाथ का पूरा गुट जिस तरह से भाजपा मुख्यालय से साफ कर दिया गया है, इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि राजनाथ सिंह संसदीय बोर्ड में वापसी कर सकते हैं। क्या अच्छा, यानी राजनाथ सिंह भी बाहर हो सकते हैं संसदीय बोर्ड की इस बार संरचना में? ये बड़ी बिल्कुल, क्योंकि खबर वो है। चुप रह गए थे, क्योंकि वो चुप रह गए थे। जब जेपी नड्डा ने नितिन गडकरी को बाहर किया था, राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं बोला था, जबकि बीजेपी का एक अलिखित नियम था कि जितने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन सबको संसदीय बोर्ड का मेंबर बनाया जाता है। अब चूंकि अगर 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री को लाना है और उसके बाद आपको यंग पॉपुलेशन भी लानी है, 55 साल के आसपास भी रखना है, तो फिर राजनाथ सिंह की जगह उस नई टीम में बनती नहीं 75 के पार। लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि क्या राजनाथ की वजह से वो लिस्ट अटकी? क्योंकि 24 के बाद जब उनको तमाम कमेटियों से बाहर कर दिया गया था तो वो नाराज होकर बैठ गए थे कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, तो फिर उनको पार्लियामेंट्री कमेटी और इन सब 1-2 कमेटी में उनको रखा गया था। वो एक सूरत है। फिर जेपी नड्डा 65 साल के हैं, ये भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा, अभी हाल ही में एम्स में भर्ती हुए थे, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी वो था। इनको लेकर पार्टी की एक सोच है कि शायद इनको गवर्नर बना के भेजा जा सकता है। अब वो 1 महीने हो या 2 महीने हो या 6 महीने में हो, तो इनको भी एक तरह से विदाई हो सकती है, क्योंकि हिमाचल से आपको अब अनुराग ठाकुर को आगे करना है, तो जाहिर सी बात है कि जेपी नड्डा को पीछे जाना पड़ेगा। बीएस येदियुरप्पा 83 साल के हैं, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मजबूरी में इनको संसदीय बोर्ड में रखा गया था, लेकिन अब इनकी विदाई संसदीय बोर्ड से होगी। सर्बानंद सोनोवाल 63 साल के हैं, असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन अगर
हिमंता बिस्व शर्मा आते हैं संसदीय बोर्ड में, तो फिर सर्बानंद सोनोवाल को जाना पड़ेगा। डॉक्टर के लक्ष्मण 66 साल के हैं, अभी 50-50 है इनका। इकबाल सिंह लालपुरा पंजाबी है, 73 साल के हैं, लेकिन फिर भी इनकी विदाई की बात कही जा रही है। सुधा यादव मैं बता चुका हूं, चूंकि इनके बेटे सिद्धार्थ यादव अब नई टीम में आ गए हैं, तो फिर इनकी विदाई होगी। और वैसी सूरत में जो नई कैबिनेट बनेगी उसमें मंत्री के तौर पर आपको सुधा यादव नजर आएंगी। ये भी लगभग जो मेरे सोर्स बता रहे हैं वो है। सत्यनारायण जटिया 80 साल के हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रह चुके थे, कवि आदमी है, मध्य प्रदेश से आते हैं। ये इनकी संसदीय बोर्ड से विदाई होनी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सवाल ये है कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी महिला नेत्री है जो जिसको वो स्मृति ईरानी से ज्यादा ताकतवर और लोकप्रिय मानते हैं कि संसदीय बोर्ड में वो उनको शामिल करें। हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अभी हम सोशल मीडिया की टीम की बात कर रहे थे संतोष भाई, तो मोहम्मद जुबैर साहब फैक्ट चेक करके आ गए सामने, और उन्होंने प्रीति गांधी जो हैंडल है मिसिस गांधी के नाम से, बीजेपी की नई सोशल मीडिया सदस्य, तो उनके ट्वीट उन्होंने निकाल दिए हैं, जिसमें उन्होंने नाथूराम गोडसे की खूब ह्यूज फैन खुद को बताया है, प्राउड एंड ह्यूज फैन ऑफ नाथूराम गोडसे। तो गोडसे कौन थे? गांधी जी के हत्यारे, पूरा देश जानता है। तो ये ट्वीट सामने वो ले आए हैं। आलोक भट्ट दूसरे को कन्वीनर हैं बीजेपी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के, उनके भी ट्वीट सामने ले आए हैं। उनकी माइनॉरिटीज और अपोजिशन की वुमेन लीडर, तो उनके खिलाफ जो ट्वीट सामने है, इटालियन जो शब्द लिखा है उन्होंने, शायद मैं नहीं बोलना चाहूँगा, तो ट्वीट पुराने भले ही आपने दबा दिए, छुपा लिए, लेकिन तकनीक के इस दौर में, और जो मोहम्मद जुबैर जैसे जो लोग लगे रहते हैं इस काम में, फैक्ट चेक करने में, उनसे छुपा पाना बड़ा मुश्किल है। तो लग रहा है कि एक कारण ये भी था अपने सारे ट्वीट प्रोटेक्टेड करने का, बंद करने का। हाँ, ये कारण था, लेकिन अब इसके आने से कोई फायदा नहीं होगा। ये तो प्रमोशन वाला काम इन्होंने कर दिया है, क्योंकि भाई मोदी जी को तो इसी स्टाइल के लोग ज्यादा पसंद आते हैं। वो खुद ही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। और भाई, लेकिन निशिकांत, बच्चों को तो नहीं पसंद आ रहा ना। बच्चे तो इस हिंदू मुस्लिम की बहस में नहीं पढ़ रहे। इन बच्चों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ये टीवी नहीं देखते। ये टीवी देखते ही नहीं। जिस कुएं में रोज भांग डाली जा रही है शाम को और घोट के पिलाई जा रही है, ये उससे पूरी तरीके से बचे हुए हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि बचे हुए हैं। और इन लोगों को अब सोशल मीडिया की टीम ही यही है, इनको निश्चित तौर पर आगे जवाब देना पड़ेगा। एक बात आप मान लीजिए, क्योंकि अब ये जो नई टीम है, अब ये कितनी सक्षम है, कितनी नहीं हो पाएगी, ये तो आगे पता लगेगा। लेकिन संकट बड़े दिन है, हनीमून पीरियड खत्म हो गया। वो हनीमून पीरियड सरकार का 1-1.5 साल रहता है। दुर्भाग्य से हमारी मीडिया इंडस्ट्री ने इनके हनीमून पीरियड को 10-11 साल का बना दिया है। वो हनीमून पीरियड अब खत्म हो गया है। अब इनको हर मुद्दे पे जवाब देना पड़ेगा। बच के ये भाग नहीं पाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक शुरुआत कर दी है। अब तो मैं सुन रहा था कि वो भी बन गया, दिमागी नक्सल जनता पार्टी भी बन गई है, जनता पार्टी भी बन गई है। और आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, और वो जरूर खड़ा होगा। और इसकी कई वजह हैं। राजनीतिक वजह तो अपनी वजह है, संयोग और प्रयोग भी अपनी एक अलग वजह होती है विक्रांत भाई। मेरा ये मानना है, पश्चिम बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। पश्चिम बंगाल में जब सत्ता बदली है, तब इस देश की सत्ता बदली। 2011 में लेफ्ट के 3.5 दशकों का शासन खत्म हुआ। ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी, और उसके 6 महीने बाद, पश्चिम बंगाल में सत्ता जाने के 6 महीने बाद, इंडिया इस्लामिक सेंटर में बैठकों का दौर शुरू होता है। और उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन की स्थापना, टीम अरविंद केजरीवाल। और उसमें देखिए कि जब उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज आता था, तो अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे नीचे हुआ करता था, एंड अरविंद केजरीवाल लिख के। उसमें चेहरे बने रामदेव, श्री रविशंकर, बहुत सारे लोग सामने आए। रामलीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम में फिर कैसे अन्ना हजारे को इस तरह से बना दिया गया। 11 में बंगाल में सत्ता बदली, 14 में मनमोहन सिंह हार के चले गए। अब 26 में, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में फिर से सत्ता बदली है। और उसके कुछ ही महीनों बाद ये कुछ युवा जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, या ये मेरा मानना है, कॉकरोच जनता पार्टी या दिमागी नक्सल जनता पार्टी, इससे अलग एक बड़ा आंदोलन और होगा। वो शायद अगर इस साल के अंत तक हो, या अगले साल होली के आसपास हो, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी राजनीतिक विकल्प नहीं दे सकती। दिमागी नक्सल जनता पार्टी राजनीतिक विकल्प नहीं दे सकती। आपको ऐसी पार्टी, ऐसा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जो राजनीतिक विकल्प दे। या तो वर्तमान अपोजिशन जो सिस्टम है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस, इसको ताकत दे, या फिर वो एक नया विकल्प तैयार करे।
अब उसमें एक संशय की स्थिति बड़ी दिलचस्प है कि जो नए जो एग्जिस्टिंग अपोजिशन सिस्टम है उसको नई ताकत इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि राहुल गांधी को छोड़ के अडानी का नाम कोई लेता ही नहीं है। राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोग शायद उस तरह से लड़ने के अभ्यस्त ही नहीं है। राहुल गांधी वन मैन आर्मी की तरह क्या कर लेंगे? कहां है कांग्रेस का संगठन? कांग्रेस के कितने महासचिव के नाम लोग जानते हैं? और कांग्रेस के महासचिव जो हैं वो एसी कमरों में बैठने के अलावा करते क्या है? और जो उनके राष्ट्रीय संगठन महासचिव है केशव वेणुगोपाल, वो तो ऐसा लगता है कि एक सेकंड के लिए राहुल गांधी का साथ नहीं छोड़ना चाहते, जबकि उनका काम स्ट्रेटेजी बनाना है। तो संगठन की कमी है, इंडिया गठबंधन के नेताओं में अविश्वास है। जैसे ममता बनर्जी हार गई तब उनको याद आ रही है, शरद पवार किस तरफ है ये अभी तक तय नहीं है, उद्धव ठाकरे क्या करना चाहते हैं पता नहीं है, तेजस्वी यादव बिल्कुल राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं कि विदेश में रहो, छुट्टियां मनाओ, विधानसभा के सत्र से अलग हट जाओ। और मेरे पास जो सूत्र ये है कि उनकी बहन जिन्होंने लालू यादव को किडनी दी थी, रोहिणी आचार्य, वो बहुत जल्दी जन स्वराज पार्टी को शामिल होने जा रही है, जन स्वराज पार्टी में वो ज्वाइन करने जा रही है। तो उसके बाद कहां राष्ट्रीय जनता दल बचेगा? फिर तो जन स्वराज पार्टी एक विकल्प बनेगा। तो राहुल गांधी के सामने ये सारी समस्या है, लेकिन क्या होगा ये मुझे पता नहीं। लेकिन घिरते हुए मोदी नजर आ रहे हैं। और एक बात और मान लीजिए कि हो सकता है कि उस आंदोलन के पीछे भी आपको बीजेपी के कुछ बड़े नेता नजर आ सकते हैं, संघ के कुछ लोग नजर आ सकते हैं, क्योंकि परेशान तो वो भी हैं कई वजहों से। एक अंतिम सवाल कि ये जो नई टीम है इसको लेकर के बड़ा माहौल बनाया जा रहा था संतोष भाई की चुनाव एकदम ऐसी टीम आएगी जो पूरा परसेप्शन का खेल बदल देगी, और उसको तैयार करने में बहुत लंबा विचार विमर्श किया जा रहा है, बहुत दिमागी जहन लगाया जा रहा है। क्या इस टीम को देख करके ऐसा लगता है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझकर आगे की राजनीति को देखते हुए टीम तैयार की है? विक्रांत भाई, जो मार्च के आसपास जो मेरे पास लिस्ट आई थी उसमें से 60% नाम बदल दिए गए। मैंने मार्च या अप्रैल के आसपास एक खबर चलाई थी स्मृति ईरानी को लेकर, वरुण गांधी को लेकर, कुछ और नामों को लेकर। ये लिस्ट तो लगभग तैयार थी उसी समय, और लिस्ट आनी भी थी। अब जो लिस्ट आई है ये हो गया कि मेरे 2 आदमी रख लो, तुम्हारे 2 आदमी रख लो, इसके 2 आदमी रख लो, और सब मिला जुला के एक लिस्ट बना दी गई। ये लिस्ट, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो दूसरे दलों से आए हुए लोग वो आपको सांसद के रूप में नजर आते थे, वो आपको विधायक के रूप में नजर आते थे, असम में, बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में भी आपको नजर आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी की टीम का भी, आप उसको कांग्रेसीकरण कह लीजिए या आपियाकरण कह लीजिए, संगठन में भी अब दूसरे दलों से आने वाले लोगों को प्रमुखता मिलने लग गई है। अभी तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2013 में जो गोवा की कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया चुना गया था, अगले दिन लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, हड़कंप मच गया था। पंजाब में जो कांग्रेस से आए प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जब अपनी टीम का गठन किया तो 6 जिलों में बीजेपी का पूरा संगठन साफ हो गया। 120 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफे दे दिए, इसलिए कि भैया जब सब कुछ कांग्रेस से आने वाले नेताओं को ही करना है तो हम क्यों हैं। पता नहीं बीजेपी की टीम में के कई कुछ नेताओं का जमीर जागेगा कि नहीं जागेगा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आने वाले नेताओं को ही अब राष्ट्रीय टीम में भी शामिल किया जाएगा तो फिर प्योर भाजपाइयों की जरूरत क्या है। ये लिस्ट कतई मेहनत से तैयार नहीं की गई है, इसमें समझौतावादी लिस्ट है कि हर आदमी के, हर बड़े नेता को खुश करने के लिए उसको एक एक 2-2 नामों को रख दिया गया है। और ये मोदी और शाह की एक तरह से मजबूरी दिखाता है। और एक आखिरी बात, चूंकि आखिरी सवाल आपने कहा है, नितिन नवीन जेपी नड्डा नहीं है। हाँ, कतई जेपी नड्डा नहीं है। नितिन नवीन पिछले 12 वर्षों में इकलौते ऐसे नेता रहे हैं जब बांकीपुर से उनके उम्मीदवार का नाम बदल के दूसरे उम्मीदवार का नाम रखा गया, जो उनकी अपनी पुश्तैनी सीट थी। 24 घंटे तक नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर बधाई नहीं। पिछले 12 सालों में किसी नेता की हिम्मत है, किसी नेता की हिम्मत हो सकती थी? जेपी नड्डा प्रधानमंत्री, मोदी विदेश से वापस आते थे, एयरपोर्ट पर स्वागत करने जाते थे, एक ही कुर्सी वहां होती थी नरेंद्र मोदी की, जेपी नड्डा की कुर्सी रखी भी नहीं जाती थी। एक बड़ा दिलचस्प वाकया है कि जब एक बार ऐसा हुआ तो मोदी जी ने उतरे और पूछ लिया, पता नहीं कौन से अच्छे मूड में होंगे, वैसे पूछते नहीं है वो, तो इनका दर्द छलक पड़ा कि एक आदमी कहता है कि वो आपका आदमी है, दूसरा आदमी कहता है अमित भाई का आदमी है, मेरा तो कोई आदमी ही नहीं है बीजेपी, तो कुर्सी कौन लाएगा मेरे लिए। तो नितिन नवीन जेपी नड्डा नहीं है, तो इसलिए अभी इतना आसान नहीं है, देखते रहते हैं आगे क्या होगा। और अब जो अमित मालवीय का था वो दीपक ओनेस्को को अब बीजेपी के मंत्रियों को तेल लगाना पड़ेगा कि भैया मेरे सोशल मीडिया, मेरा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट को थोड़ा सा अप करो।
और इस नेगेटिव माहौल में वो प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया इमेज कैसे बना पाते हैं, क्योंकि अब 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। उत्तर हाँ प्रदेश जहां भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उत्तराखंड जहां भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जाने अनजाने मोदी और शाह अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा चुके हैं, तोड़ फोड़ करके, इंतहा करके। अब इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जिस राज्य में 2 विधायक हो पार्टी के, उसी राज्य से पार्टी के पास 6 राज्यसभा सांसद हो। हाँ तो अब आपको कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, ये भी बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है, और गोवा। हाँ तो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव, आपके खिलाफ नेगेटिव माहौल, विपक्ष आक्रामक मूड में एक तरह से खड़ा हुआ है, जातियों का समीकरण बना नहीं पा रहे हो। नई टीम में आप जितने लोग आए हो उसमें से कई लोग जो यूपी से लिए गए हैं वो एंटी योगी माने जाते हैं। योगी कितना बर्दाश्त करेंगे? और योगी वाली हाँ लिस्ट जो आज आनी थी, जो तैयार थी कि संसदीय बोर्ड के मेंबर बने, वो क्यों हाँ अटक गई? क्यों लटक गई? और क्या हाँ अब बैलेंस किया जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री हम लाते हैं तो दूसरा भी लिया है, तीसरा भी लिया है, तो क्या मुख्यमंत्रियों की संसदीय बोर्ड बनाया जा रहा है? अभी काफी चीजें बची हुई हैं, और ये मुश्किलें कम से कम अब पार्टी की कम होने वाली नहीं है। प्रवक्ताओं की लिस्ट तो और भी बड़ा दिलचस्प होगा, वो हमें देखना होगा कि आप माने या ना माने, लेकिन ये बात तो मानेंगे कि भैया पढ़े लिखे तो है ही सुधांशु त्रिवेदी। तो वो हाँ प्रवक्ताओं की लिस्ट सुधांशु त्रिवेदी स्टाइल की होगी या वो प्रदीप भंडारी स्टाइल की होगी, उछल कूद करने वाली? इसके लिए हमें हाँ इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। और निश्चित तौर पर इस टीम को, इस लिस्ट को देख करके कतई ऐसा नहीं लगता जिसके लिए इतना इंतजार किया जा रहा था और ये लग रहा था कि बीजेपी ऐसी टीम लेकर आएगी जिसमें एकदम चौंकाने वाली चीजें होंगी, ऐसा कम से कम कुछ दिखाई नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष भाई, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।